फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मनोविज्ञान का टॉपिक प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, संवेदना का टॉपिक हमने पढ़ लिया है। उसके बाद संवेदना के बाद जो दूसरी प्रक्रिया होती है अनुभव की, वो होती है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है ये जानेंगे हम, उसकी परिभाषा के संबंध में अध्ययन करेंगे। और प्रत्यक्षीकरण और भ्रम, कभी कभी क्या होता है मति भ्रम हो जाता है। एक ही समान हम दो वस्तुएं देख लेते हैं और पहली वाली वस्तु का हम दूसरी वाली वस्तु में भ्रम कर लेते हैं, जबकि वो वस्तु वास्तव में उपस्थित नहीं होती है, तो उसे भ्रम कहते हैं। तो ये भी जानेंगे कि प्रत्यक्षीकरण क्या है, भ्रम क्या है और प्रत्यक्षीकरण की क्या विशेषताएं हैं, इसका अध्ययन भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको लग रहा है कि स्पीड थोड़ा कम है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा मित्रों। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप हमारे सारे वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, तो जिसका लिंक है SSDYA। ठीक है, जिसका लिंक क्या है SSDYA, वहाँ से आप सारे वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रत्यक्षीकरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण हमने पहले अध्ययन किया था इसके पहले वाले टॉपिक में, संवेदना। ठीक है, तो उसको जोड़ के जब हम प्रत्यक्षीकरण को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं किसी वस्तु, प्राणी या क्रिया की प्रथम अनुभूति संवेदना कहलाती है। ये हमने संवेदना के टॉपिक में पढ़ा था। किसी वस्तु, प्राणी या क्रिया की प्रथम जो अनुभूति होती है वो संवेदना होती है। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है, किसी वस्तु, प्राणी या क्रिया की प्रथम अनुभूति संवेदना कहलाती है। और संवेदना के आधार पर, ठीक है, यानी कि किसी वस्तु को हम पहले देख चुके हैं, उसके आधार पर, यानी किसी वस्तु से हमारा परिचय पूर्व में हो चुका है, उसके आधार पर, यहाँ पूर्व ज्ञान की बात हो रही है। पूर्व में उस चीज़ का ज्ञान हमें मिल चुका है और उसी ज्ञान के आधार पर जब वस्तु, प्राणी या क्रिया को देखकर, उसको परख कर हम स्वीकार करते हैं तो ये प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने पूर्व में गाय देख रखी है, जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसने गाय देख रखी होती है, उसी प्रकार का कोई दूसरा चौपाया उसे अगली बार दिखाई देता है, तो उसके पूर्व में जो पहले से मस्तिष्क में जो एक स्मृति बनी हुई है उसके गाय की, तो उस गाय की स्मृति को ध्यान में लाकर वो दूसरा पशु जो उसे दिखाई दे रहा है उसी प्रकार के 4 पैर वाला, तो उसमें वो तुलना करता है कि ये वही है कि दूसरा है। ठीक, तो ये जो जांचना और परखना, ये जो जांचने और परखने की जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और ये प्रत्यक्षीकरण संवेदना के पश्चात होता है। संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है और जबकि जो प्रत्यक्षीकरण है वो ज्ञान की द्वितीय सीढ़ी है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है हमें। प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है और प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की द्वितीय सीढ़ी है। प्रत्यक्षीकरण का अनुभव हमें संवेदना के आधार पर होता है। तो रायबर्न महोदय ने क्या कहा है? रायबर्न महोदय कहते हैं अनुभव के आधार, यानी कि अनुभव के आधार पर या अनुभव के अनुसार संवेदना की व्याख्या की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अनुभव के आधार पर, जैसे यहाँ पे लिखा है पूर्व ज्ञान। ठीक, पूर्व ज्ञान के आधार पर जब हम किसी वस्तु को जांचते हैं, परखते हैं, तुलना करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो वही रायबर्न यहाँ पे कह रहे हैं कि संवेदना की व्याख्या की प्रक्रिया, जो संवेदना हमें पूर्व में हो चुकी है, जिसका ज्ञान हमें पहले हो चुका है, उसकी व्याख्या की जो प्रक्रिया है कि कौन उसकी तुलना करना, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इनके बारे में जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। ठीक है, आइए जान लेते हैं कि प्रत्यक्षीकरण क्या है और भ्रम क्या है। तो भ्रम और प्रत्यक्षीकरण में अंतर क्या है देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य के सामने जो वस्तु अथवा क्रिया हो रही होती है वह अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उसका ज्ञान न करके उसके समान किसी अन्य वस्तु का ज्ञान करता है। ऐसे वस्तु के स्वरूप में पूर्व की ज्ञात वस्तु के समान ही समानता होने के कारण होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य के सामने जो वस्तु अथवा क्रिया उपस्थित होती है तो वो उसमें अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी चीज़ का भ्रम कर लेता है। क्यों ऐसा हो करता है वो? क्योंकि जो उसने पूर्व में जिस वस्तु का अनुभव, जिस वस्तु या क्रिया का अनुभव उसे पहले हुआ था, उसी के समान समानताएं वर्तमान में जो वस्तु दिखाई दे रही है उसमें भी वही समानताएं हैं, तो इसलिए उसे भ्रम हो जाता है कि ये वही वस्तु है जो उसने पूर्व में देखी थी। ठीक है, जबकि वो वस्तु और वर्तमान में उपस्थित वस्तु जो है उनमें दोनों में अंतर होता है।
ठीक है, इसे भ्रम कहते हैं। जैसे कि रस्सी, रात में कहीं जा रहा है व्यक्ति, उसने रस्सी देखा और उसे किसका भ्रम हो गया? सर्प का भ्रम हो गया। क्यों? क्योंकि जो रस्सी की आकृति जो दिखाई दे रही थी अंधेरे में, वो सर्प की आकृति के समान दिखाई दे रही थी। सर्प का आकार प्रकार जैसा होता है वैसे ही रस्सी भी टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में पड़ी हुई है, तो अंधेरे में उसको कैसा अनुभव होता है कि जैसे सर्प लेटा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसे भ्रम हो जाता है। कैसे भ्रम हो जाता है? क्योंकि उसकी उसमें समानताएं उसको दिख रही है, उसके आकार प्रकार में उसको समानताएं नजर आ रही हैं, तो इसलिए उसको पूर्व के ज्ञान में और वर्तमान की जो उपस्थित वस्तु है उसमें उसको मति भ्रम हो जाता है। तो इसको भ्रम कहते हैं। मतलब किसी पूर्व ज्ञान की वस्तु के समान ही दूसरी वस्तु को देखने पर जब हम दूसरी वस्तु में पूर्व की वस्तु का अनुमान लगा लेते हैं तो वो मति भ्रम कहलाता है। ठीक, और जबकि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्तमान में किसी वस्तु की को जांच परख कर स्वीकार करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण में हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा वो यथार्थ ज्ञान होगा, वास्तविक ज्ञान होगा, जबकि जो भ्रम में ज्ञान प्राप्त होता है वो असत्य ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान नहीं होता है। तो प्रत्यक्षीकरण हमें सत्य की ओर ले जाता है, जो भ्रम होता है वो हमें असत्य ज्ञान कराता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि भ्रम क्या है और प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो आइए देख लेते हैं प्रत्यक्षीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्रत्यक्षीकरण की जो पहली विशेषता है वो है अर्थपूर्ण मानसिक क्रिया। प्रत्यक्षीकरण क्या है? ये एक मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें तर्क को महत्व दिया जाता है। व्यक्ति समानताओं और असमानताओं तुलना करके किसी चीज़ को स्वीकार करता है, तो यहाँ पर उसके मस्तिष्क में क्रियाएं हो रही हैं, उसके अपने मस्तिष्क का, अपने ज्ञान का, कौशल का वो यहाँ पर पूर्ण उपयोग करता है। इसलिए प्रत्यक्षीकरण को अर्थपूर्ण मानसिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, दूसरी जो प्रक्रिया है वो है परिपक्वता एवं अभिप्रेरणा। ठीक है, व्यक्ति की परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी लेवल क्या है, उसके परिपक्वता का स्तर क्या है, वो कितना मैच्योर है, उसका जो बुद्धि है वो कितनी विकसित है, इसका प्रभाव भी प्रत्यक्षीकरण पर पड़ता है। हो सकता है कि अगर ये चीज़ें शिशु और किसी पागल व्यक्ति में, जिसको कहा जाएगा मंद बुद्धि कोई व्यक्ति है, उसके अगर तुलना करेंगे हम प्रत्यक्षीकरण में, तो उसके प्रत्यक्षीकरण लागू वहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे भ्रम हो सकता है, या फिर वो जान के उस वस्तु को उसने संवेदना के माध्यम से पूर्व में देख तो लिया है, लेकिन वर्तमान में उसकी स्मृति में नहीं है। ठीक है, या स्मृति में है भी तो वो उसे प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, उसे समझने में उसे असुविधा हो रही है। तो ये किसी मंदबुद्धि या पागल व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा, और मैच्योरिटी लेवल पर भी इसकी बात लागू होती है। अगर कोई शिशु बहुत ही छोटा है तो उसे भ्रम हो सकता है, उसका प्रत्यक्षीकरण सत्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता और अभिप्रेरणा, कोई वस्तु, प्राणी या क्रिया को जानने के लिए वर्तमान में व्यक्ति कितना प्रेरित है, जानने के लिए कितना जागरूक है, इसका प्रभाव भी हमारे प्रत्यक्षीकरण पर पड़ता है। तो प्रत्यक्षीकरण की दूसरी जो विशेषता है वो क्या है? परिपक्वता एवं अभिप्रेरणा। तीसरा है अवधान। अवधान का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान का केंद्रित होना। ठीक, तो प्रत्यक्षीकरण में ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो पूर्व ज्ञान है हमारा, उस समय हमने उस पूर्व ज्ञान के समय यानी संवेदना के समय हमने अपने मस्तिष्क का कितना उपयोग किया था, और वो हमारे मस्तिष्क में कितने अच्छे प्रकार से उपस्थित है वर्तमान में, ताकि हम वर्तमान में उपस्थित वस्तु या क्रिया जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, तो उसमें पूर्व ज्ञान को हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं, कैसे उसे जांच परख सकते हैं, उसमें कैसे समानताएं असमानताओं को ढूंढ सकते हैं, इसका प्रभाव भी हमारे प्रत्यक्षीकरण पर पड़ता है। तो तीसरी जो विशेषता प्रत्यक्षीकरण की वो क्या है? अवधान। चौथा है उद्दीपक का चयन। ठीक, किस प्रकार के उद्दीपकों का चयन किया गया है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण में ये ध्यान देने की बात है कि जो उद्दीपक हैं, उद्दीपक कौन से होते हैं? जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक, यानी कि जो उपस्थित वस्तु है वो कितना हमें जानने के लिए प्रेरित कर पा रही है, कितना हमें उत्साहित कर पा रही है, इसका प्रभाव भी हमारे प्रत्यक्षीकरण पर पड़ता है। अगर हमने कोई चीज़ पूर्व में देख रखी है, वो चीज़ रुचिकर थी, अच्छी थी, प्रभावकारी थी, या भय उत्पन्न करने वाली थी, या फिर
बहुत अधिक प्रसन्नता देने वाली थी। तो ऐसी कोई वस्तु अगर होती है तो वो दोबारा जब हमारे समक्ष उपस्थित होती है, हमारे सामने उपस्थित होती है, तो अनायास ही हमारा मस्तिष्क उसकी ओर आकर्षित होता है। ठीक है, तो किस प्रकार के उद्दीपकों का चयन हुआ है, ये भी प्रत्यक्षीकरण की विशेषता के अंतर्गत आता है। फिर है पूर्ण की अनुभूति। प्रत्यक्षीकरण हो जाने के पश्चात हमारा ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायित्व की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें तुलना करना आ जाता है, समानताओं असमानताओं का ज्ञान हो जाता है। हमें पूर्व की वस्तु और वर्तमान की वस्तु में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, पूर्व की वस्तु कितनी अलग है और वर्तमान की वस्तु कितनी अलग है, ये सारी चीज़ें हम अपने मानसिक क्रिया के माध्यम से करते हैं। तो इसलिए हमारे ज्ञान में क्या हो जाता है, पूर्णता की अनुभूति होती है। हमें लगता है कि अब हमारा ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि पूर्व में देखी गई गाय और वर्तमान में देखी गई भैंस में क्या अंतर है। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। गाय भैंस ही नहीं हो सकता है, कोई दूसरी वस्तुएं भी हो सकती हैं। पूर्व अनुभवों का प्रयोग, ये अगला है पूर्व अनुभवों का प्रयोग। और इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि हम अपने पूर्व में जो भी हमें अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी ज्ञान अर्जन हमने किया है, उसका वर्तमान में हम कैसे प्रयोग कर पाते हैं। यदि हम पूर्व ज्ञान का उचित उपयोग वर्तमान की दशाओं में कर लेते हैं तो हमारा प्रत्यक्षीकरण और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण की जो अगली विशेषता है वो क्या है, पूर्व अनुभवों का प्रयोग। फिर है तुलना। तुलना के लिए अभी हमने आपको बताया कि प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि पूर्व की जो भी वस्तु क्रिया हमने देखी हुई है उसमें से वर्तमान में जब हम दोबारा उसी प्रकार की वस्तु को देखते हैं तो उनमें तुलना करते हैं, समानताओं असमानताओं का पता लगाते हैं। उसके आधार पर हम अपने ज्ञान को क्या कर लेते हैं, स्थायी करते हैं कि पूर्व की वस्तु में और वर्तमान की वस्तु में क्या समानताएं हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हमारा प्रत्यक्षीकरण पूर्ण होता है। कैसे पूर्ण होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारे साथ जो घटना वस्तु या क्रिया घटित हो रही है वर्तमान में, उसमें और पूर्व की क्रिया में कितनी समानताएं हैं, ये वस्तु वही है या कुछ अलग है। ठीक है, तो इसलिए हमें तुलना करना आ जाता है। तो हम यानी कि हमारे तर्क शक्ति का विकास हो चुका होता है। तो इसलिए हमारे प्रत्यक्षीकरण की जो सबसे अगली विशेषता, सबसे लास्ट विशेषता है वो क्या है, तुलना करने की क्रिया। ठीक है, तो ये हो गई प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, ये टॉपिक या कोई भी टॉपिक जो आपने हमारे इस वीडियो चैनल के माध्यम से पढ़ा है, तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और लगातार हमारे चैनल्स पे वीडियो आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं। साइकोलॉजी का पेपर चल रहा है और एजुकेशनल डेवलपमेंट पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ के आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, या फिर जो MAD BEd के छात्र हैं, BTC के छात्र हैं, वो भी यहाँ से प्रॉपर नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि हम नोट्स के फॉर्म में ही आपको पढ़ा रहे हैं। लेक्चर भी हो जा रहा है और साथ में आपको पॉइंट्स भी मिल जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।